भारत माता की। भारत माता की। नमस्कार। आज ये शुभ मुहूर्त उपस्थित हुआ सकलौ रायजर मोई आंतरिक श्रद्धा आय अभिनंदन जनाईशो लगते समस्त असमवासी रायजिक नमस्कार जनाईशो। मंच पर विराजमान असम के राज्यपाल श्रीमान बनवारी लाल जी पुरोहित, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद जी सोनोवाल जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्रीमान राजेंद्र गोहन जी, राज्य सरकार के मंत्री भाई परिमल जी, श्री पल्लव जी, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान चोवना मेड़न जी, हमारे सांसद श्री रामेश्वर तेली जी, प्रधान बरुआ जी, कामाख्या प्रसाद तांसा जी, विधायक श्रीमान वोलिन चेतिया जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अनेक वर्षों से आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो दलोंग का निर्माण हो गया, लोकार्पण हो गया। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, इस खुशी के समय आप अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए और सबको ये सिग्नल दीजिए कि कितना बड़ा उत्सव मना रहे हैं आप लोग। हर कोई अपने मोबाइल फोन का फ्लैश चालू करें। हर कोई, चारों तरफ हर कोई, हां, लगना चाहिए कि बड़ा उत्सव मना रहे हैं आप। हर किसी की लाइट चलनी चाहिए। हां, वहां पीछे भी हो रहा है अब। वाह, देखिए कैसा उत्सव मनाया जा रहा है। ये सारे कैमरा वाले भी आप ही को ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उस स्थान पर आने का सौभाग्य मिला है जो कभी कुंडिल नगर के रूप में जाना जाता था और द्वारका के नाथ श्री कृष्ण यहां पधारे थे। मेरा जन्म गुजरात में हुआ, जहां द्वारिका जी हैं, और श्री कृष्ण भगवान का नाता कुंडिल नगर से रहा। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि उस विरासत पर आकर के पिछले 5 दशक से आप सब जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे
वह ब्रिज आज आपको प्राप्त हो रहा है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में दोबारा चुन करके आई होती तो ये ब्रिज आज से 10 साल पहले आपको मिल गया होता। 29 मई 2003 उस समय के हमारे विधायक जगदीश भुयन ने एक चिट्ठी लिख करके इस ब्रिज के लिए आग्रह किया और अटल जी की सरकार ने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए काम सुपुर्द कर दिया। गंभीरता से लिया गया। अगर उसके तुरंत बाद ये काम चला होता तो आज से 10 साल पहले आपको ब्रिज मिल गया होता। लेकिन बीच में सरकार बदल गई, रुकावटें आई, होती है, चलती है, ऐसा ही चला और उसके परिणाम आपका सपना डगमगाता रहा। लेकिन पिछले 3 साल में अटल जी ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए लगातार प्रयास हुए और आज जब असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है, सर्बानंद जी के नेतृत्व में असम अनेक समस्याओं से मुक्त होता चला जा रहा है। ऐसे अवसर पर ये ब्रिज आपको समर्पित करते हुए न सिर्फ आसाम की जनता के लिए गर्व का विषय है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है कि इतना हिंदुस्तान का सबसे लंबा ब्रिज आज आसाम के एक दूसरे छोर पर बन रहा है। ये बात निश्चित है, अगर विकास को स्थायी रूप देना है, स्थायी रूप से विकास को गति देनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये पहली आवश्यकता होती है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 पटरी पर संतुलित विकास संभव होता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व नहीं समझेंगे, स्थायी व्यवस्थाएं खड़ी नहीं करेंगे, तो छुटपुट प्रयासों का परिणाम बहुत ही अल्पकालीन होता है, अस्थायी होता है। और इसलिए हमारी सरकार का ये लगातार प्रयास है कि विकास को स्थायी रूप दिया जाए, व्यवस्थाएं विकसित किए जाए और जिसके कारण जिस सपने को लेकर के देश आगे बढ़ना चाहता है, उन सपनों को हम भली भांति पूर्ण कर पाएं। अरुणाचल प्रदेश और आसाम को ये ब्रिज जोड़ दे रहा है, निकट ला रहा है। 165 किलोमीटर का अंतर कम होना, व्यक्ति के जीवन के मूल्यवान 6-7 घंटे बच जाना, और एक बार ऐसी व्यवस्था खड़ी होती है तो आर्थिक विकास के भी नए द्वार खुल जाते हैं।
अब हमारा सदिया, वहां का अदरक, वहां के किसान जो जिंजर पैदा करते हैं, उत्तम कक्षा का जिंजर जहां पैदा होता है पूरी भूमि पर, अब ये ब्रिज बनने के बाद एक बहुत बड़े मार्केट के लिए इन किसानों के लिए नया रास्ता खुल जाएगा, उनकी कमाई में वृद्धि होगी। और मुझे विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट में सदिया जैसा क्षेत्र जहां का जिंजर उच्च कोटि का अदरक माना जाता है, अगर यहां के किसान ऑर्गेनिक की तरफ चले गए तो यहां के जिंजर का ग्लोबल मार्केट खड़ा हो सकता है, दुनिया में उसका एक बड़ा मार्केट खड़ा हो सकता है। और इसलिए ये ब्रिज सिर्फ पैसे बचाएगा, समय बचाएगा ऐसा नहीं, लेकिन ये ब्रिज एक नई अर्थ क्रांति का अधिष्ठान लेकर के आता है और एक नई इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन का बेस बनने वाला है। और इसलिए और आज के इस ब्रिज का लोकार्पण पूरे हिंदुस्तान के लोगों का इस पर ध्यान है कि भारत में इतना बड़ा निर्माण कार्य होता है, किसी भी हिंदुस्तानी को एक गर्व देने वाला काम है। भाइयों बहनों, दो राज्यों के विकास में ये ब्रिज कड़ी बन रहा है, अरुणाचल का विकास, असम का विकास, और एक प्रकार से हमारा जो सपना है कि भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सबसे बड़ी ताकत प्राप्त करने की अगर कोई जगह है, संभावना है, तो वो पूर्वी हिंदुस्तान है, पूर्वोत्तर हिंदुस्तान है, ईस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट भी है। और इसलिए हमने हमारी विकास की जो योजनाएं लागू की है, उन सब में पूर्वी हिंदुस्तान को बल देना, नॉर्थ ईस्ट को व्यवस्थाएं देना। नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो ताकत है, अगर उनको थोड़ी सी व्यवस्थाएं भी मिल जाए तो बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए हमने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इसको प्रयास किया जाए। प्रतिदिन सिर्फ डीजल की बचत से इस इलाके के नागरिकों का रोजाना 10 लाख रुपया बचने वाला है इस ब्रिज के कारण। समय तो मूल्यवान है ही है, लेकिन डीजल की बचत से भी रोजाना 10 लाख रुपए की बचत, सामान्य नागरिक के जेब में पैसे बचने वाले हैं। ये अपने आप में सामान्य मानवी के जीवन में, पहले हम फेरी सर्विस से जाते थे, अगर मौसम ठीक नहीं रहा तो फेरी सर्विस बंद हो जाती थी। ब्रह्मपुत्र रुक गई हो तो फेरी सर्विस रुक जाती थी। अब ये ब्रिज के कारण 24/7 365 डेज हमारे लिए व्यवस्था बन गई है, और इसलिए प्राकृतिक प्रकोप से हमारी गति को कभी रुकावट नहीं आएगी। ये काम इसके द्वारा हुआ है। और इसके कारण, इसके साथ साथ जैसा नितिन जी बता रहे थे कि देश में हम लोगों ने रास्तों का महत्व है, पुल का महत्व है, ब्रिजेज का महत्व है, रेल का महत्व है, हवाई यात्रा के महत्व है। अब उसके साथ साथ वाटरवे को भी बल देने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है कि जहां जहां नदी है, पानी है,
क्यों न हमारे ट्रांसपोर्टेशन को उस तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, आर्थिक रूप से कम खर्चे वाला होगा और जो समय की बर्बादी होती है उससे भी बचत होने वाला हो, उस काम को भी इसी ब्रह्मपुत्रा के इसी छोर पर से बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने की दिशा में हजारों करोड़ रुपयों की लागत से वो काम यहां हो रहा है और आने वाले दिनों में एक नया क्षेत्र जल परिवहन का भी यहीं से ऊपर आगे बढ़ने वाला है। तब जाकर के आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरा क्षेत्र विकास की कैसी नई ऊंचाइयों को पार करेगा, इसका आप भली भांति अंदाज कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ये खर्च जब हम कर रहे हैं तब पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भी, चाहे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, पूरे नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान के हर कोने से जोड़ना, हिंदुस्तान के हर कोने के लोगों को हमारे इस पूर्वोत्तर भारत के साथ जोड़ना, उस दिशा में हम तेज गति से आगे चल रहे हैं। जो काम 15-15, 20-20 सालों में नहीं होते हैं, जो धन 15-15, 20 सालों में नहीं खर्च किया जाता है, हमारी सरकार ने आकर के उतनी बड़ी मात्रा में धन नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के कामों के लिए खर्च करने की दिशा में हमने बल दिया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अगर हम इस क्षेत्र को एक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के नमूने के रूप में तैयार करें, तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया उसकी इकोनॉमी के केंद्र बिंदु में भारत का यह भूभाग बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर सकता है। और इसलिए हम उस विजन के साथ पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भारत किस प्रकार से जुड़े, आर्थिक व्यापारिक व्यवस्थाओं में हमारा एक क्षेत्र किसा केंद्रवर्ती बने, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी का हब कैसे बने, और इसके लिए जिन जिन व्यवस्थाओं का विकास करना चाहिए उसी के तहत हम बल दे रहे हैं, और जिसके परिणाम आने वाले दिनों में आपको नजर आने वाले हैं। भाइयों बहनों, रेलवे का महत्व है। आजादी के 50 सालों के बाद भी रेलवे को जितना महत्व देना चाहिए था, नॉर्थ ईस्ट में हमने उसको प्राथमिकता दी है, ताकि एक सुरक्षित यातायात की व्यवस्था हम निर्माण कर सके। नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म के लिए भी बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। यहां की प्रकृति, मां कामाख्या के दर्शन करने हो या कोहिमा तक जाना हो, यह ऐसा सुंदर प्रदेश है जिससे आज हिंदुस्तान के बहुत लोग अनभिज्ञ हैं। अगर देश से लाखों लोग हर साल इस भूभाग पर आना शुरू कर दें, तो यहां की इकोनॉमी को कितनी बड़ी ताकत मिल सकते हैं, जिसका हमें पूरा अंदाज है। और इसलिए इन व्यवस्थाओं के विकास के द्वारा हिंदुस्तान के कोने कोने से और धीरे धीरे विश्व भर के लोगों को टूरिज्म की दृष्टि से आकर्षित करने के लिए ये क्षेत्र एक बहुत बड़ी हमारी प्राकृतिक संपदा का हिस्सा है, और उसको बल देने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज जब मैं इस महत्वपूर्ण ब्रिज का लोकार्पण कर रहा हूं,
आपके यहां इसको ढोला सदिया दलंग के नाम से जानते हैं आप लोग। आज एक ऐसा अवसर है कि हमारी सरकार ने निर्णय किया है, इस दलंग को अब से हम इसी धरती के संतान, जिसकी आवाज ने हिंदुस्तान को आज भी प्रेरणा दी है, और इसी धरती के संतान श्रीमान भूपेन हजारिका, ये ब्रिज का नाम भारत सरकार ने भूपेन हजारिका के नाम से करने का तय किया है। इस धरती के संतान को ये हमारी उत्तम श्रद्धांजलि है। आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला ये नाम, वो ब्रह्मपुत्रा के सपूत थे, वे ब्रह्मपुत्रा के उपासक थे। उनकी हर बात में ब्रह्मपुत्रा का गुणगान हुआ करता था। वो जिए भी ब्रह्मपुत्रा का गुणगान करते लिए। वो जीवन भर ब्रह्मपुत्रा को देश और दुनिया में परिचित कराने का अद्भुत काम उस महापुरुष ने किया था। आज उसी महापुरुष के नाम पर इस सेतु का नाम भी, इस ब्रिज का नाम, इस दलंग का नाम भूपेंद्र हजारिका के नाम से जोड़ने का हमने तय किया है। मैं फिर एक बार श्रीमान सर्बानंद जी को, उनकी पूरी टीम को, असम की 1 साल की सरकार को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं संतोष प्रकट करता हूं कि 1 साल में ऐसी कठिन बातों को उन्होंने स्पर्श किया है, हाथ लगाया है और रास्ते खोजने का प्रयास किया है। पहली बार सरकार बनी हो, पहली बार मुख्यमंत्री का दायित्व आया हो, और 15 साल तक असम का जो हाल हुआ था, ऐसी परिस्थिति में से असम को बाहर निकालने के लिए जो मेहनत यहां की सरकार कर रही है, यहां के मुख्यमंत्री और उनकी टीम काम कर रही है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस गति से, जिस लगन से 1 साल में काम करके दिखाया है, 5 साल के भीतर भीतर तो असम इन सारी कठिनाइयों से बाहर निकल के रहेगा, ये मैं अपना विश्वास प्रकट करता हूं। और भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर ए फॉर आसाम, ये जो हमने सपना देखा था, उसको पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगी। इसी एक विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय।